पूरनपुर गांव में सर्दी की वो रात कोई आम रात नहीं थी। पौष का महीना था और हाड़ कंपाने वाली ठंड पड़ रही थी। आसमान में न तो चांद था और न ही कोई तारा। उस रात साल की सबसे घनी और काली अमावस्या थी। पूरे गांव में सन्नाटा ऐसा पसरा था कि अगर कोई सूखी पत्ती भी जमीन पर गिरती तो उसकी आवाज दूर तक सुनाई देती। झींगुरों की लगातार आने वाली चीखें और दूर बीहड़ों से सियारों का रोना इस खामोशी को और अधिक डरावना बना रहा था। गांव के लोग सूरज डूबते ही अपने अपने घरों के किवाड़ भारी सांकलों से बंद कर चुके थे। लेकिन गांव के पूर्वी छोर पर स्थित एक छोटे से मिट्टी के घर के आंगन में हलचल थी। वहां 2 बैलगाड़ियां खड़ी थीं, जिन पर धान और गेहूं की बोरियां पहाड़ की तरह लादी गई थीं। गांव के क्रूर और लालची महाजन धनसुख लाल ने शाम को ही अपनी हवेली पर बुलाकर साफ कह दिया था, देखो भीमा, और तुम भी सुन लो रघु, कल सुबह शहर की मंडी में सरकारी अफसर आ रहा है। अगर सूरज की पहली किरण ढलने से पहले तुम्हारी ये दोनों बैलगाड़ियां वहां नहीं पहुंची तो भीमा, तुम्हारी बूढ़ी मां की दवा के लिए जो कर्ज दिया था उसके बदले तुम्हारा घर नीलाम हो जाएगा, और रघु, तुम्हारी जमीन पर मेरा हल चल जाएगा। ये कोई चेतावनी नहीं, सीधा मौत का वार था। भीमा, जो चौड़ी छाती और गंभीर स्वभाव का नौजवान था, उसने अपने चचेरे भाई रघु की तरफ देखा। रघु उम्र में छोटा था, फुर्तीला था, लेकिन इस वक्त डर के मारे उसके होंठ सूख रहे थे। भाई, रघु ने कांपती आवाज में कहा, रात को निकलना साक्षात यमराज के गले मिलने जैसा है। 20 कोस का सफर है और बीच में कालिया घाटी का वो मनहूस जंगल पड़ता है। पिछले हफ्ते ही रामपुर के 3 व्यापारियों को डाकू भैरव सिंह के आदमियों ने वहीं काट डाला था। उनकी लाशें चील कौवे खा गए। भीमा ने रघु के कंधे पर अपना मजबूत हाथ रखा और कहा, रघु, अगर हम रात को नहीं निकले तो सुबह महाजन हमें वैसे ही मार डालेगा। भूख से मरने और घर छिनने से बेहतर है कि हम लड़कर मरे। अपनी लाठियां उठाओ, कुल्हाड़ी को धार दो और अपनी कुलदेवी का नाम लो। दोनों भाइयों ने तैयारी शुरू की। भीमा ने अपने सबसे वफादार और शक्तिशाली बैलों सुल्तान और चंदन को पुचकारा। उसने उनके गलों में बंधी पीतल की घंटियों के अंदर सूती कपड़े के टुकड़े ठूंस दिए। बैलों की घंटियों की छन-छन की आवाज इस शांत रात में डाकुओं के लिए सीधे बुलावा बन सकती थी। उधर रघु ने सूखी लकड़ियों, पुराने चीथड़ों और अरंडी के गाढ़े तेल से 4 बड़ी-बड़ी भारी मशालें तैयार की। घर की चौखट पर भीमा की बूढ़ी मां कांपते हाथों से मिट्टी का दिया थामे खड़ी थी। उसने दोनों भाइयों के माथे पर चूल्हे की राख का तिलक लगाया। उसकी आंखों से आंसू बहकर झुर्रियों से भरी गालों पर आ गिरे थे। उसने लड़खड़ाती आवाज में कहा, बेटा, अनाज चला जाए, गाड़ियां चली जाएं, कोई गम नहीं, लेकिन अपनी जान बचाकर लौटना। उस घाटी की हवाओं में भी डाकुओं का खून बहता है। भीमा ने मां के पैर छुए, अपनी गाड़ी की रास थामी और बैलों को इशारा किया, चल सुल्तान, चल चंदन, रक्षा करना भगवान। भाग 2, कोहरे का सफेद कफन। रात के ठीक 12 बजे दोनों बैलगाड़ियां चरमराती हुई गांव की सीमा से बाहर निकलीं। गांव की आखिरी डिग्गी पानी की टंकी पार करते ही मौसम ने अपना सबसे खौफनाक रूप अख्तियार कर लिया। सामने खेतों से उठकर आया सफेद गाढ़ा कोहरा सड़कों पर इस तरह बिछ गया था जैसे किसी ने जमीन पर कोई सफेद कफन डाल दिया हो। कोहरा इतना घना था कि 2 कदम आगे क्या है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। रघु ने माचिस की तीली जलाई और अपनी पहली मशाल को सुलगाया। भभक भभक की आवाज के साथ मशाल की पीली लाल लपटें हवा में तैरने लगीं। लेकिन कोहरे की ताकत इतनी ज्यादा थी कि वो रोशनी को आगे बढ़ने ही नहीं दे रही थी। रोशनी कोहरे की सफेद दीवार से टकराकर वहीं दम तोड़ देती थी। भीमा भाई, रघु ने अपनी गाड़ी से लगभग चीखते हुए फुसफुसाया, क्योंकि उसे चंद फीट आगे चल रही भीमा की गाड़ी की परछाई भी धुंधली दिख रही थी। मुझे आगे कुछ नहीं दिख रहा, तुम्हारी गाड़ी के पीछे बंधी खाली बोरी के सिवा कुछ नजर नहीं आ रहा, हम रास्ता भटक जाएंगे। धीमे बोल रघु, आवाज दूर तक जाती है। भीमा ने अपनी गाड़ी की रास को मजबूती से पकड़ते हुए कहा, इस रास्ते पर मैं बचपन से आ जा रहा हूं, आंखें बंद भी कर लूं तो भी बैलों को रास्ता पता है। अपनी मशाल को नीचे की तरफ झुकाकर रखो ताकि सड़क के गड्ढे दिखें। अगर कोई पहिया टूटा तो हम इसी कोहरे में दफन हो जाएंगे। चूं चरर चूं, तारांकन बैलों के खुरों के नीचे सूखी पत्तियों के टूटने की आवाज और भारी लकड़ी के पहियों की चरमराहट उस भयावह सन्नाटे में किसी रूहानी चीख जैसी लग रही थी। हर 10 मिनट में कोहरा और गाढ़ा होता जा रहा था। ओस की बूंदें इतनी ठंडी थीं कि वे दोनों भाइयों के चेहरों पर सुइयों की तरह चुभ रही थीं। उनके हाथ जम चुके थे, जिससे गाड़ियों को संभालना और मुश्किल हो रहा था। लगभग 2 घंटे तक वे इसी तरह रेंगते रहे। न कोई इंसान दिखा, न कोई रोशनी, सिर्फ कोहरे की अंतहीन चादर थी। अचानक रास्ते का माहौल बदलने लगा। हवा में एक अजीब तीखी गंध तैरने लगी।
ये कोहरे की नमी की गंध नहीं थी, ये जलते हुए घटिया तंबाकू और सड़े हुए मांस की बदबू थी। भीमा का मुख्य बैल सुल्तान अचानक ठिठक गया। उसने अपने अगले पैर जमीन पर जोर से पटके अपने कान एकदम खड़े कर लिए और नथुने फुलाकर एक गहरी डरी हुई फुफकार छोड़ी। भाग 3। बरगद का साया और छिपी आवाजें। गाड़ी रोक रघु, बिल्कुल धीरे से। भीमा की आवाज इतनी धीमी थी कि मानो हवा भी उसे न सुन पाए। दोनों गाड़ियां रुक गईं। सन्नाटा और गहरा हो गया। अब सिर्फ बैलों की भारी सांसों की आवाज आ रही थी। भीमा ने अपनी मशाल को थोड़ा ऊंचा किया और दाहिनी तरफ घुमाया। कोहरे के पार सड़क के किनारे एक सदियों पुराना विशाल बरगद का पेड़ खड़ा था। उसकी विशाल जटाएं जमीन तक लटक रही थीं, जो इस धुंध में किसी जकड़ने वाले हाथ जैसी लग रही थीं। उन लटकती हुई जटाओं के बीच कुछ हिल रहा था। ध्यान से देखने पर रघु के रोंगटे खड़े हो गए और उसका बदन पसीने से तर हो गया, बावजूद इसके कि तापमान शून्य के करीब था। वहां पेड़ की एक नीची डाल से एक फटी हुई इंसानी धोती लटक रही थी, जो हवा में धीरे धीरे झूल रही थी। और सबसे खौफनाक बात यह थी कि उस धोती के ठीक नीचे जमीन पर बिछी सफेद ओस पर ताजा लाल खून टपक रहा था। टप टप टप। भीमा भाई, यहां किसी का कत्ल हुआ है। डाकू यहीं आसपास हैं। हमें वापस मुड़ जाना चाहिए। रघु की पूरी देह कांप रही थी, उसके दांत आपस में किटकिटा रहे थे। मूर्ख मत बनो रघु, भीमा ने हिम्मत जुटाते हुए कहा, हालांकि उसके दिल की धड़कन भी तेज थी। अगर हम वापस मुड़े तो महाजन हमें भूखा मार देगा। और ये कोई भूत प्रेत नहीं है, ये डाकू भैरव सिंह का तरीका है। वे राहगीरों को डराने, उनका हौसला तोड़ने और उन्हें गाड़ी रोकने पर मजबूर करने के लिए ऐसी चीजें रास्ते में लटकाते हैं। गाड़ियों को आगे बढ़ाओ, रुकना मौत है। जैसे ही गाड़ियों के पहिए दोबारा घूमे, बरगद के पेड़ के पीछे से एक हंसी गूंजी। वो हंसी किसी एक गले से नहीं निकली थी। ऐसा लगा जैसे कोहरे के भीतर छिपे कई लोग एक साथ मिलकर दबी हुई राक्षसी जुबान में हंस रहे हों। खख खख। देखो रे, पूरनपुर के चूहे अपनी मान से बाहर आ ही गए। इन्हें लगा कि भैरव सिंह सो रहा है। वो आवाज इतनी भारी और कड़कती हुई थी कि बैलों ने डरकर पीछे हटने की कोशिश की। भीमा ने तुरंत रास को खींचा और चिल्लाया, कौन है सामने? सामने आकर बात करो, छिपकर वार क्यों करते हो? कोहरे की सफेद दीवार अचानक फटी और उसमें से 5 लंबे तगड़े इंसान बाहर निकल आए। उनके चेहरों पर कोयले की मोटी कालिख पुती हुई थी, जिससे अंधेरे और कोहरे में सिर्फ उनकी आंखें और गंदे पीले दांत ही चमक रहे थे। 2 के हाथों में पुरानी भरमार बंदूकें थीं, जबकि बाकी 3 के हाथों में धारदार गंडासे और भारी कुल्हाड़ियां थीं। उनका सरदार, जिसके दाहिने गाल पर एक गहरा पुराना घाव था, अपनी कुल्हाड़ी को हवा में लहराता हुआ भीमा की गाड़ी के ठीक सामने आ खड़ा हुआ। भाग 4। कालिया घाटी का खूनी टकराव। वाह, धनसुख लाल महाजन का माल मंडी जा रहा है। पर छोकरों, तुम इस घाटी का टैक्स देना भूल गए। डाकू सरदार ने अपनी कुल्हाड़ी बैलगाड़ी के जुए पर दे मारी। ठक, लकड़ी से चिंगारी निकली। मालिक, रघु ने तुरंत अपनी गाड़ी पर खड़े होकर हाथ जोड़ लिए। वो रोने का नाटक करने लगा। हम बहुत गरीब हैं, इस गाड़ी में सिर्फ अनाज है। अगर ये शहर नहीं पहुंचा तो हमारा पूरा परिवार सड़क पर आ जाएगा। हमारे पास एक सिक्का भी नहीं है मालिक, हमें जाने दो। गिड़गिड़ाते हुए रघु का बायां हाथ चुपके से गाड़ी के नीचे छुपाकर रखी गई लोहे की भारी छड़ साबरी की तरफ बढ़ रहा था, जिसे किसान अक्सर जमीन खोदने के लिए इस्तेमाल करते थे। अरे ओ छोकरे, इस जमाने में अनाज ही तो असली सोना है। शहर में अकाल पड़ा है, इसकी कीमत हमें अच्छी मिलेगी। सरदार खूंखार तरीके से हंसा। चुपचाप अपनी ये दोनों गाड़ियां और बैल यहीं छोड़ो और नंगे पैर वापस गांव भाग जाओ। अगर एक कदम भी आगे बढ़ाया तो इस कोहरे में तुम दोनों की लाशें चील कौवे भी नहीं ढूंढ पाएंगे। ये कहकर सरदार आगे बढ़ा और उसने भीमा को गाड़ी से नीचे घसीटने के लिए उसका कुर्ता पकड़ लिया। डाकू के गंदे हाथों की पकड़ जैसे ही भीमा के गले पर आई, भीमा की आंखों में खून उतर आया। बरसों की लाचारी और आज की रात का गुस्सा एक साथ फूट पड़ा। भीमा ने एक पल का भी वक्त नहीं गंवाया। उसने अपने बाएं हाथ से डाकू का हाथ पकड़ा और दाहिने हाथ में पकड़ी हुई धधकती हुई तेल से लथपथ भारी मशाल सीधे डाकू सरदार के चेहरे पर दे मारी। आहा, मेरी आंखें! जल गया। मार डालो इन सालों को, सरदार भयानक तरीके से चीखा। मशाल का जलता हुआ कपड़ा और खौलता हुआ तेल उसके चेहरे पर चिपक गया था। वो अपनी कुल्हाड़ी छोड़कर जमीन पर गिर पड़ा और तड़पने लगा। मारो, पकड़ो! बाकी डाकू चिल्लाए। एक डाकू गंडासा लेकर भीमा की तरफ कूदा। रघु, हमला कर! भीमा चिल्लाया और उसने अपने बैलों के पुट्ठों पर पूरी ताकत से चाबुक दे मारा। बैल डर और दर्द के मारे चीखते हुए आगे बढ़े।
भीमा की बैलगाड़ी का भारी लोहे की पत्ती चढ़ा पहिया जमीन पर छटपटा रहे डाकू सरदार के पैरों को कुचलता हुआ आगे निकल गया। उसके पैर की हड्डी टूटने की आवाज कड़क करके साफ सुनाई दी। उधर दूसरी गाड़ी पर एक डाकू ने चढ़ने की कोशिश की और रघु का कॉलर पकड़ लिया। रघु ने फुर्ती दिखाई और गाड़ी के नीचे से लोहे की भारी छड़ निकालकर पूरी ताकत से डाकू के सिर के बाईं तरफ दे मारी। खड़ाक, खोपड़ी टूटने की आवाज आई और डाकू बिना कोई आवाज किए सीधे कीचड़ में जा गिरा। भगा रघु, रुकना मत, भीमा ने चिल्लाकर अपने बैलों को हवा की रफ्तार दे दी। भाग 5। मौत की अंधी सुरंग और बड़ा हादसा। पीछे से बंदूकों के चलने के भयानक धमाके हुए। ठां ठां, गोली कोहरे को चीरती हुई भीमा के कान के ठीक बगल से निकल गई। गरम हवा का झोंका भीमा ने महसूस किया। वो गोली भीमा की गाड़ी पर रखी एक जूट की बोरी में जा धंसी, जिससे गेहूं की एक पतली धार सड़क पर गिरने लगी। डाकू अपने सरदार और अपने साथी की हालत देखकर पागल हो चुके थे। वे इस जंगल के चप्पे चप्पे से वाकिफ थे, इसलिए वे मुख्य रास्ते को छोड़कर जंगल के संकरे शॉर्टकट रास्तों से दौड़ने लगे ताकि गाड़ियों को आगे जाकर घेरा जा सके। घने कोहरे के बीच कभी दाईं तरफ की झाड़ियों से उनके भागने की आवाज आती, सरसर सरसर, तारांकन, तो कभी बाईं तरफ से उनकी गंदी गालियां गूंज उठतीं। वे हमारे समानांतर दौड़ रहे हैं भीमा भाई। इस धुंध में कुछ समझ नहीं आ रहा कि सड़क कहाँ मुड़ रही है, रघु ने हांफते हुए चिल्लाया। उसके हाथ गाड़ी की रास संभालते संभालते छिल चुके थे। तभी वो अनहोनी हो गई जिसका डर भीमा को शुरुआत से था। कालिया घाटी का रास्ता पहाड़ी था और वहां बारिश के कारण बड़े बड़े गड्ढे बन गए थे। कोहरे के कारण रघु को सामने का रास्ता बिल्कुल नहीं दिखा। उसकी गाड़ी का बायां पहिया एक बहुत गहरे और नुकीले गड्ढे में इतनी जोर से गिरा कि पूरी गाड़ी हवा में उछल गई। कड़ाक, चढ़ चढ़ चढ़, एक दिल दहला देने वाली आवाज आई। गाड़ी की मुख्य धुरी अक्ष, जो दोनों पहियों को जोड़ती थी, बीच से 2 टुकड़ों में टूट गई। गाड़ी बाईं तरफ पूरी तरह पलट गई। धान की 3 भारी बोरियां कीचड़ में जा गिरीं। बेचारे बैल जमीन पर गिर पड़े और दर्द व डर के मारे जोर जोर से रंभाने लगे। भीमा भाई, मेरी गाड़ी खत्म हो गई, तुम मत रुको, मां की कसम है तुम्हें, माल लेकर भागो, शहर पहुंचो, रघु ने कीचड़ में गिरते हुए हताश होकर चिल्लाया। भीमा ने अपनी गाड़ी को झटका देकर रोका। वो एक पल के लिए पीछे मुड़ा। उसने रघु को देखा जो कीचड़ में सना हुआ था और खड़े होने की कोशिश कर रहा था। भीमा ने खुद से कहा, अगर माल बच भी गया और भाई न रहा तो इस जिंदगी का क्या करूंगा। उसने पीछे देखा। कोहरे के भीतर से 3 धुंधले साए बंदूकें ताने उनकी तरफ तेजी से बढ़ रहे थे। दूरी मुश्किल से 50 या 60 कदम रह गई थी। डाकुओं की हंसी फिर से सुनाई देने लगी थी। अब कहाँ जाओगे चूहे, तुम्हारी गाड़ी का पहिया तो यमराज ने रोक दिया। भाग 6। भीमा की अग्नि चाल। भीमा के पास सोचने के लिए सिर्फ कुछ सेकंड थे। उसकी खुद की गाड़ी पर अनाज के अलावा शुद्ध देसी घी के 2 बड़े टिन के कनस्तर रखे थे, जिन्हें वो शहर के एक बड़े हलवाई को ऊंचे दामों पर बेचने जा रहा था ताकि मां के ऑपरेशन का पैसा जमा हो सके। भीमा ने फुर्ती से एक भारी पत्थर उठाया, अपनी गाड़ी पर चढ़ा और घी के एक बड़े कनस्तर के ढक्कन पर दे मारा। धड़ाम, ढक्कन टूट गया। भीमा ने वो भारी कनस्तर उठाया और पूरी की पूरी घी की धार रघु की टूटी हुई गाड़ी, उसके जूट की बोरियों और सूखी लकड़ियों पर उड़ेल दी। भीमा भाई, ये क्या कर रहे हो, हमारा सब कुछ तबाह हो जाएगा, हम पूरी तरह बर्बाद हो जाएंगे, रघु ने चिल्लाया। वो भीमा के इस कदम को समझ नहीं पा रहा था। अपनी बकवास बंद कर रघु और सीधे मेरी गाड़ी पर कूद, बैलों को छोड़, उन्हें मैं खोल देता हूं। भीमा ने चिल्लाते हुए रघु की गाड़ी के बैलों के चमड़े के पट्टे एक झटके में कुल्हाड़ी से काट दिए। मुक्त होते ही रघु के दोनों बैल जान बचाकर जंगल की तरफ भाग गए। इधर तीनों डाकू अब सिर्फ 30 कदम की दूरी पर थे। एक डाकू ने अपनी भरमार बंदूक भीमा की छाती पर तान दी थी और उसका ट्रिगर दबाने ही वाला था। भीमा ने अपनी गाड़ी की जलती हुई, तेल से लथपथ आखिरी मशाल उठाई और उसे उस घी से भीगी हुई टूटी बैलगाड़ी के ढेरों पर फेंक दिया। शूश शश, धड़ाम, बूम, शुद्ध घी और जूट की बोरियों ने आग को इस तरह पकड़ा जैसे किसी ने बारूद के ढेर में चिंगारी डाल दी हो। उस ठंडी अंधेरी रात और घने कोहरे के साम्राज्य में अचानक 10 से 15 फीट ऊंची आग की लपटें आसमान को छूने लगीं। वो कोई मामूली आग नहीं थी। घी के कारण वो एक भयानक विस्फोट की तरह फैली। पूरा इलाका, जो पिछले कई घंटों से सफेद और काले रंग की धुंध में डूबा हुआ था, अचानक तीव्र लाल और पीले उजाले से नहा उठा। इस अचानक और तीव्र रोशनी का असर डाकुओं पर घातक हुआ। जो डाकू घंटों से अंधेरे और धुंध में देखने के आदी थे, उनकी आंखों की पुतलियां इस भयानक उजाले को बर्दाश्त नहीं कर पाईं। आह, मेरी आंखें, कुछ नहीं दिख रहा।
डाकू चिल्लाए। उनकी बंदूक से जो गोली चली वो आंखों के सामने आए अचानक अंधेपन के कारण हवा में ऊपर निकल गई। डाकू अपनी आंखें मंचते हुए डरकर पीछे की तरफ भागने लगे। उन्हें लगा कि किसान कोई जादुई बारूद या बम लेकर चल रहे थे। भाग 7। भोर की पहली किरण और आज़ादी का एहसास। इसी सुनहरे मौके का फायदा उठाकर भीमा ने रघु का हाथ पकड़ा और उसे खींचकर अपनी गाड़ी पर बिठाया। अब भीमा की गाड़ी पर 4 बैलों की ताकत थी, क्योंकि भीमा ने रघु के बैलों को तो छोड़ दिया था, लेकिन अपनी गाड़ी के बैलों सुल्तान और चंदन को पूरी ताकत से हाँकना शुरू किया। चल सुल्तान, आज इज्जत और जिंदगी का सवाल है। भीमा ने चाबुक हवा में लहराया। बैल अपनी पूरी ताकत से दौड़ने लगे। पीछे जलती हुई बैलगाड़ी का भीषण धुआं और आग डाकुओं के लिए एक ऐसी अभेद्य दीवार बन गए जिसे पार करने की हिम्मत उस रात किसी डाकू में नहीं थी। डाकू उस आग के पीछे ही भटक कर रह गए। अगले आधे घंटे तक भीमा की बैलगाड़ी उबड़ खाबड़ रास्तों पर दौड़ती रही। बैलों के मुंह से सफेद झाग निकलने लगा था, उनकी सांसें धौंकनी की तरह चल रही थीं, लेकिन उन्होंने अपने मालिकों को निराश नहीं किया। धीरे धीरे आसमान की कालिक कम होने लगी। पूरब की दिशा से गहरी नीली, फिर नारंगी और अंत में सुनहरी किरणें फूटने लगीं। वो कोहरा जो पूरी रात यमराज के कफन की तरह रास्ते को घेरे हुए था, अब सुबह की गुनगुनी धूप पड़ते ही ओस की नन्ही बूंदें बनकर पेड़ों के पत्तों से टपकने लगा था। जंगल खत्म हो चुका था और सामने दूर दूर तक फैले हरे भरे खेत दिखाई दे रहे थे। थोड़ी और आगे बढ़ने पर शहर का मुख्य पुलिस नाका और चुंगी चौकी साफ नजर आने लगी, जहां कई अन्य व्यापारी और गाड़ियां कतार में खड़ी थीं। सुरक्षा देखकर भीमा ने आखिरकार बैलों की रास ढीली की। गाड़ी रुकते ही रघु नीचे उतरा। उसका पूरा चेहरा धुएं से काला हो चुका था। उसके कपड़े कीचड़ और बैलों के झाग से सने थे और उसके हाथों से खून रिस रहा था। उसने सामने उगते हुए सूरज को देखा, फिर अपनी बची हुई गाड़ी के अनाज को देखा। उसने भीमा की तरफ देखा, उसकी आंखें भर आईं। वो बिना कुछ बोले भीमा के सीने से लिपट गया और फूट फूट कर रो पड़ा। ये रोना कमजोरी का नहीं, मौत के मुंह से जीत कर आने की खुशी का था। भीमा ने रघु की पीठ थपथपाई। उसकी खुद की आंखों में भी आंसू थे, लेकिन उसके चेहरे पर एक संतोषजनक मुस्कान थी। उन्होंने अपनी आधी फसल और एक गाड़ी खो दी थी, लेकिन उन्होंने उस भयानक रात को, उस जानलेवा कोहरे को और खूंखार डाकुओं को मात दे दी थी। महाजन धनसुखलाल की गुलामी की जंजीरें अब हमेशा के लिए टूट चुकी थीं, क्योंकि बची हुई फसल ही मां के इलाज और कर्ज चुकाने के लिए काफी थी। जैसे ही मंडी का मुख्य दरवाजा खुला, भीमा ने बैलों की पीठ थपथपाई और रघु से बोला, देख रघु, रात चाहे कितनी भी लंबी, काली और कोहरे से भरी क्यों न हो, सुबह के सूरज को उगने से दुनिया का कोई डाकू नहीं रोक सकता। चलो, मंडी का रास्ता साफ है। और इस तरह कालिख और कोहरे को चीरकर दोनों भाई एक नई जिंदगी की रोशनी में दाखिल हो गए।